बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। इस दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज की रात के लिए तैयारी पकड़ चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है कि शब बारात है और कबूलियत की रात है। आपको दुआ करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। तौबा इस्तिग़फ़ार और बख्शिश की रात है। माह शाबान की 15वीं शब है, जिसे शब बारात आमतौर पर कहा जाता है। तो आज की रात पे खुसूसी दुआएं आप जरूर मांगिएगा। अपनी बख्शिश के साथ साथ पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, और हो सके तो हमें भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा। इस हवाले से हम तफसीलन आगे चलकर इस पर बात जरूर करेंगे कि आज की रात कौन कौन सी इबादत हमें करनी चाहिए, और वैसे आज की रात हमें सबक क्या देती है। फिलहाल जरा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके हवाले से बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ एक तरफ 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे चुकी है, और दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त गुज़िश्ता रोज हुई है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की एक अहम मुलाकात हुई, जो 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। और मुलाकात में कौमी तरक्की और अवामी खिदमत के लिए वफाक और सूबों में करीबी रवाबित नागुज़ीर करार दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में वाज़ेह किया कि अमन अमान के लिए सूबाई हुकूमत को कोशिशें मज़ीद बढ़ाना होंगी। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वज़ीर आज़म का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आइनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दामात किए जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है, और सूबे की आवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के मुताबिक भरपूर काविशें जारी रखेगी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म से बानी PTI से मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। सियासी किसी चीज पर बात नहीं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एहसन इकबाल और फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर डेफिनेटली उन्होंने हिदायत जारी की है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से बैठे, आज ही बैठे और इन चीज़ों को जो है देखें। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मजहब होता है, और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो। तो उसके हवाले से मीटिंग जरूरी थी। 4 अरब की बातें करते हैं, और ये सारी जो है सियासी बयानबाजियाँ हैं। जो 4 अरब रुपए हैं, 5300 अरब रुपए की बात अगर हम करते हैं तो IMF ने रिपोर्ट की है। और दूसरी जानिब बानी PTI से मुलाकात का आज दिन है, क्या किसी को मिलने की इजाज़त मिलेगी? उधर हुकूमत ने राव अब्दुल करीम को पंजाब का नया IG पुलिस भी तैनात कर दिया है। ज़राए के मुताबिक तैनाती की जो मंजूरी है वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए ली जा रही है। काबीना की मंजूरी के बाद तैनाती नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी किया जाएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किया जा रहा है, और DG FIA राजा रिफत मुख्तार को OSD बनाया जा रहा है, और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को उनकी दरख्वास्त पर तब्दील किया गया। ये सारी सूरत हाल है जिस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर आसरान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप लोग ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब सब या पतंगे उड़ा रहे हैं? हम तैयारियां कर रहे हैं, और खास तौर पे लाहौर देखने वाला है इस टाइम में। लगे अगर आपका चक्कर तो जरूर आइएगा देखने के लिए। हमारी CM साहिबा ने बड़ा एहतमाम किया हुआ है। और आमिर साहब, जरा अगर पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए और जिस तरह से ये मुलाकात हुई है वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से, जो कि 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रही, एक ऐसे वक्त में होना, क्या ये मुलाकात ऑलरेडी तय थी, या इसकी टाइमिंग जो है वो मौका देखते हुए इसको डिसाइड किया? और खुसूसी तौर पर जो जिस तरह का एक बार वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठाने के बाद एक बयान भी दिया था बानी से मुलाकात के हवाले से, जो उनकी गुफ्तगू हुई थी वज़ीर आज़म साहब से, उसके बाद इस मुलाकात का होना आप कैसे देखते हैं? देखिए, इश्क़ इमरान से लेके और इश्क़ अवाम तक पहुंचे हैं ये, और तो कोई बात नहीं है ना, कि अब फंस गए थे, और वफाकी हुकूमत ने इस लिहाज से बेहतरीन काम किया। इनको ये चाहिए था। मैं समझता हूँ कि बड़े भाई के तौर पे वज़ीर आज़म ने पहले भी जब कॉल की थी और अब भी जब राब्ता हुआ, तो अब तो मुख्तलिफ है ना कि जी इन्होंने राब्ता किया या उन्होंने किया, लेकिन वफाक और सूबे में हम मांगी होना, जो अपने अपने मसाइल की सियासी गुफ्तगू अलग चीज़ होती है। जब ज़ाहिर है 2 मुख्तलिफ पार्टी हैं तो उन्हें चाहिए कि अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हुए लेकिन सूबे के अवाम के लिए काम करें। तो जैसे आपने अभी जो शॉर्ट सुनवाया मुख्तलिफ, उसमें जो मुख्तलिफ ये बात करते रहे हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी
کہ ہم مذمت کرتے ہیں دہشت گردی کی، بس اصل میں اچھا یہ کیا کہ انہوں نے طالبان کے حوالے سے گفتگو کی، کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، جبکہ مزمل اسلم نے رات مختلف ٹاک شوز میں کہا کہ انہوں نے ذکر ضرور کیا سہیل آفریدی نے کہ میں 4 ماہ سے عمران خان سے نہیں مل سکا ہوں، لیکن پرائم منسٹر نے کوئی جواب نہیں دیا. ظاہر ہے جب پرائم منسٹر نے کہا تھا میں بات کر کے بتاتا ہوں، تو انہوں نے اس کا بات کا پتنگڑ بنایا، سوشل میڈیا پہ ہیوملیشن کرائی پرائم منسٹر آفس کی، اور پھر خود بھی احساس ہوا کہ مجھے سوشل میڈیا پہ یہ بیان نہیں بتانا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے. پرائم منسٹر ظاہر ہے جب وہ صوبائی حکومت سے بات کر کے ہی ملاقات کرائیں گے نا، تو اب وہ بہت گرم تھے پچھلے ہفتے. آپ نے دیکھے ہوں گے سیاسی طور پہ بیانات اتنے تھے کہ پتہ نہیں جو جمرود میں انہوں نے جرگہ کیا ہے تو اتوار کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، لیکن وہاں انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں وزیر اعظم سے ملنے جا رہا ہوں. تو یہ سب کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث بات تھی، اور ایسا ہی ہوا. عامر صاحب، یہ اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال کے مد نظر جو ہے جو سہیل آفریدی صاحب انہوں نے یہ کافی مصلحتاً یہ ملاقات کی ہے، اور کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے تم دو تیز بیانات تو اس کا سلسلہ تو جاری تھا، لیکن ایسے واقعات کے بعد کچھ پالیسی شفٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ ملاقات میں جب انہوں نے یہ کہا، ملاقات کے بعد جب میڈیا سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ یہ ان کا پہلا ایجنڈا ہوتا تھا جب بھی بات ہوتی تھی. تو یہی بات میں نے کہی نا عشق عمران سے، تو ان کا تھا کہ میں تو آیا رہائی کے لیے ہوں، اور پھر ان کی پارٹی میں بات ہونے لگی کہ کیسا وزیر اعلیٰ آیا کہ ہم رہائی کی بجائے ملاقاتوں کو بھی ترس گئے ہیں، اور نہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے نہ ہماری ہو رہی ہے. تو وہ پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ جو آرمی چیف اور فوج اور عوام کے درمیان میں دراڑے ڈالنے والی عمران خان کی ٹویٹ تھی ڈاکٹر عظما کے بعد، خاص طور پہ پھر ملاقاتیں تو بالکل ہی بند ہو گئی. بیچ میں سلمان صفدر صاحب 8 منٹ کے لیے ملے تھے. تو یہی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پہلے آدم نذیر تارڑ نواز شریف اور شہباز شریف سے ملتے تھے تو سیاسی بیانات نہیں دیتے تھے، اور پھر وہ جو بھی انسٹرکشن تھی خواجہ آصف کے پاس پہنچ جاتی تھی اور سیاسی طور پہ کام ہوتا تھا. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ملنا ہے تو آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں. تو ایک تو سلمان صفدر صاحب نے کیا، اور دوسرے اب وزیر اعلیٰ مل کے گئے ہیں، بیہیو کر کے گئے ہیں. آج کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی فیملی میں سے کسی کو ملاقات کرا دی جائے گی. آپ نے پہلے خبر دی تھی کہ ان کا چیک اپ ہوا ہے، اب آپ خبر دے سکتے ہیں کہ ان کی کسی بہن کی ملاقات کروائی جائے گی؟ نہیں، وہ میرے خیال میں وہ تبھی ہوگا جب ہر طرح کی گارنٹی دے دی جائے گی کہ پھر اس طرح کا کوئی آ کے بیان نہیں ہوگا. ورنہ یہ تھا کہ 8 فروری یہ نکال لیں اور 8 فروری کا زور شور کر لیں، لیکن وہ زور شور کل کی ملاقات کے بعد کافی ٹوٹ گیا. اچھا، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی ڈیفرنٹ آوازیں آئی ہیں. ایک طرف 8 فروری کے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے تحریک انصاف نے، دوسری طرف اس ملاقات کا ایسے وقت پر ہو جانا، اور پھر جس طرح سے آپ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ آج شاید ملاقات بھی ہو جائے بانی پی ٹی آئی سے کسی بہن کی، یا پھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جائے. سارے معاملات کے درمیان میں چاہتی ہوں کہ ذرا اندر کی خبر آپ بتائیں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ کس کی جانب سے جو ہے وہ انیشیٹ کی گئی اور کس طرح سے کرائی گئی؟ آپ کو لگ رہا ہے کچھ برف پگھلنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں، ہونے کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج سہیل آفریدی کا نام نہیں ہے، کیونکہ وہ رفقا میں سیاسی دوستوں میں جمعرات کے لسٹ میں نام آ سکتا ہے. آج وکلا اور فیملی کا دن ہے. تو وکلا میں پچھلی دفعہ بڑی کلیئر بات ہے کہ منگل کو آفر موجود تھی بیرسٹر گوہر کو، گو کہ انہوں نے تردید کی تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن انہی کا ایک آڈیو شاٹ ہمارے عمران اصغر نے بھجوایا بھی تھا کہ میں اکیلا نہیں ملوں گا. اس سے وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا کہ کہیں ان کے گلے کوئی ایسا کام نہ پڑ جائے کہ وہ پھنس جائیں کہ آ کے بات کریں. تو اب یہ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کتنی ذمہ داری سے جو مختلف اداروں کے ساتھ ان کی بات چیت جاری ہے. جو سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا تھا کہ ہم مختلف لوگوں سے ہمارے لوگ رابطے میں ہیں کہ ہمیں صرف خان صاحب کی صحت کا پتہ چل جائے. یہ بات ہے جمعرات کی جب وزیر اعلیٰ آئے ہوئے تھے، لیکن منگل کی بات اگر بیرسٹر گوہر نہیں مانے اکیلے جانے پہ تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے خود لمحہ فکری ہے. کسی دن پبلک بھی ہو جائے گی بات کہ کس کو کب کہا گیا تھا کہ آ کے ملے، اور لوگ سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے نہیں مل رہے تھے. اب 8 فروری کی ڈیٹ ہے، ایک طرف برف پگھلتی ہے کہ وفاق اور صوبہ ملتے ہیں، تو یہ ایک خالصتاً انتظامی معاملہ کہہ دیں آپ. آئینی پوزیشن تو یہی بنتی ہے نا کہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ پرائم منسٹر سے بات کریں، اپنے صوبے کے حقوق کے لیے بات کریں کہ وفاق کہاں کوتاہی کر رہا ہے، کہاں ٹھیک نہیں کر رہا. تو ایسے میں ان کے اوپر ایک پریشر بڑھایا ہے کہ آپ گئے تھے اور آپ نے عمران خان کی بات بھی نہ کی. تو دبے لفظوں میں کل کام شروع ہوا ہے ایک آدھے دن میں. تو جب یہ مومنٹم بننا تھا تو وہ مومنٹم 8 فروری کی تحریک کا ٹوٹنا شروع ہوا. اور خود پی ٹی آئی کی قیادت کو پتا ہے کہ جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہاں تحریک شروع نہیں ہوتی
تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ تو تحریک جس دن یہ کہہ رہے ہیں پہیا جام ہوگا, ہڑتال کریں گے, تو آپ میرا خیال ہے لاہور تو سارا باہر ہوگا. لاہور کیا پورے پاکستان سے, پنجاب کے علاوہ لوگ فیسٹیوٹی 3 دن سے, یعنی چھٹی تو کل دی ہے نا شب معراج کی مریم نواز نے, تو آپ دیکھیں جو پتنگوں کی اجازت ہوئی ہے کہ گڈیاں لوٹنے کے لیے لوگ اس طرح گئے ہوئے تھے جیسے جو خرید رہے ہیں وہ لوٹ ہی رہے ہیں, کہ اس طرح وہ ایک دعوت تھی وہاں پہ کہ لوگوں کو 25 سال کے بعد ایک مل رہی ہے. میرے خیال میں تو یہ ہمیں سب کو سنبھلنا چاہیے کہ تہوار منانے ہیں, ہم نے اس کو آخری تہوار سمجھ کے نہیں منانا, کیونکہ لوگوں کی جان مال سب حفاظت بھی ہونی چاہیے, اچھے انداز سے کریں, لاہوریوں کا شعور بھی ہوگا اور لاہور کے اندر آنے والوں کا بھی, تو پھر سیاست تو پھنس جائے گی. بالکل ایسا ہی. تو عامر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے, ملاقات ہوئی ہے, ملاقات وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی, اور پھر آج کی ملاقات بھی, اس کے بھی امکانات روشن ہیں, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت فیس سیونگ دے گی 8 فروری کو پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں وہ فیس سیونگ تو پی ٹی آئی پہلے سے مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمارا حتمی دن نہیں ہے اور ہم اس سے مومنٹم کو بڑھائیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پہلے کہا کہ ہم کر رہے ہیں, پھر پی ٹی آئی نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, اور اب پی ٹی آئی ساری قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں جائیں گے, لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں. انہوں نے کہیں نہ کہیں ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کی, کچھ پوسٹر پیمفلیٹ بھی بانٹے ہیں لوگوں نے, لیکن وہ مومنٹم مجھے اس لیے بنتا نظر نہیں آ رہا کہ بس وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جب لاہور آئے تو کامیاب نہ ہوئے, وہ جو وہاں پہ گئے تھے سندھ میں, وہاں بازاروں میں گئے تو لوگ بھی تھے, ان کو اجازت بھی تھی, لوگ آئے بھی تھے ملنے کے لیے, لیکن پھر وہ اپنے صوبے میں پھنس گئے جا کے, کیونکہ مرکزی لیڈرشپ تو پیچھے تھی, کیونکہ وہ تو نہ پنجاب میں متحرک ہو رہی ہے نہ کہیں اور ہو رہی ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا 8 فروری کا بس یہ ہے کہ میڈیا پہ شوشہ ہو گیا, پھر ہم بحث کریں گے کہ 8 کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. علی امین کے دور میں جیسے یہ جلسے جلوس ہوتے رہے, احتجاج ہوتے رہے, آپ کو لگتا ہے اس سے مماثلت ہی رکھے گا؟ نہیں, ابھی بڑھت پہ بڑی کمی ہے. میں کہہ رہا تھا کل بھی کہ انہوں نے تڑی شڑی کوئی نہیں لگائی پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد. پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے نا کہ اپنے ذرا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بڑے بہادر ہیں اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. اس دفعہ وہ بات بازگشت اب ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو ایسے میں مطلب احتجاج کرنا چاہیے, یہ ویسے کوئی بری بات نہیں ہے, خوش آئند بات ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اپنا احتجاج کریں, تو شاید آپ کو آگے آنے والے دنوں میں پنجاب میں بھی سیاسی آزادیاں اس طرح مل جائیں, کیونکہ 9 مئی اور 26 نومبر گزارنے کی والی پارٹی کے لیے کوئی سیاسی سپیس بنانا آسان کام نہیں ہوگا. نہ ان کو دیں گے کوئی سپیس اور نہ یہ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ پریشر تو ڈال نہیں سکتے. وہ پبلک سپورٹ تو اس طرح عوامی سطح پہ نظر نہیں آئی کہ جی آپ پہیا جام ہڑتال کر دیں گے. اب آج 3 تاریخ ہے آج, تو کتنا مومنٹم آپ کے پاس پنجاب میں نظر آ رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے باقی جگہوں پہ. اب تو وہ بیانات اور پریس کانفرنسوں کی طرف آ گئے ہیں, کوئی ایسا کام ہے نہیں. ٹھیک ہے, احتجاج ان کا رائٹ ہے, اور اگر وہ اسی طرح منائیں گے تو شاید پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیوں میں بھی واپس آئیں, تو سیاسی طور پہ جدوجہد میں ان کو کچھ پولیٹیکل آزادی مل بھی جائے. یہی جو سچویشن ہے جس میں آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید فیملی میں سے کسی کی ملاقات ہو جائے, تو اس آج کی ملاقات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کا احتجاج شاید ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے؟ شاید یہ فیصلہ کیا جائے کہ قومی مفاد میں یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ جو احتجاج ہے اسے ملتوی کیا جا رہا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, نہ اسے احتجاج کو ملتوی ہونا چاہیے, نہ ہمیں ایسا سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, سیاسی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں نا وہ آزادی اور لوگوں کی جو آواز ہے اس کی نشان ہوتی ہیں. یہ نہیں ختم ہونے چاہیے, لوگوں کو اپنی جدوجہد کرنی چاہیے, لیکن اگر یہ ہو جائے کہ جی ہم ایک دائرے میں رہ کے کریں گے اور آئندہ بھی کر کے دکھائیں گے تو پھر شاید بہتر ہوگا. اگر تبدیل کر لیا جائے, جس طرح آپ اور ہم یہی ذکر کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو یہاں پر ایک فیسٹیول ہے اور بہت سارے لوگ ڈیفینیٹلی باہر سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی واپس آ رہے ہیں, پورے ملک سے لوگ لاہور آ رہے ہیں, تو ایسے میں احتجاج جو ہے وہ آپ اس صورتحال میں بات کر رہی تھی. نہیں دیکھیں, یہ جو سیاسی طور پہ نا میں سمجھتا ہوں کہ چلنا چاہیے, اس کو رکنا نہیں چاہیے. اور یہ فیسٹیو بھی اس کے پی ٹی آئی کے بڑے ڈائیہارڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کیا ہے کہ جناب نظر آئے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو پوری پنجاب گورنمنٹ کی ساکھ دباؤ پہ لگ جانی ہے, دباؤ پہ لگنی ہے کہ ہوگا کیا اگر کچھ ڈوریں شوریں گلے خدا نہ خواستہ پھر گئی. تو یہ ایسا نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک لوگوں کی, جہاں سیاسی طور پہ ہم جدوجہد کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو کرنی چاہیے, وہاں یہ کلچرل فیسٹیول بھی ہونی چاہیے نا, یہ بھی تو ایک زندگی کی علامت ہے, تو یہ بھی جاری رہنے چاہیے, ان کے اندر رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, نہ یہ اس کا توڑ ہے. بلکہ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں تو میں نے ایک دوست کے لیے پتا کیا, کوئی ہوٹل کوئی ریسٹ ہاؤس مل ہی نہیں رہا ہے,
सब बुक हो चुके हैं लोग। आमिर साहब, वैसे भी वजीर आला को की पजीराई होनी चाहिए क्योंकि कल्चर फेस्टिवल वापस आया, लेकिन उन्होंने सियासी तौर पे बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस पे, और उन्होंने अपनी सियासत को बिल्कुल बालाए ताक रख के उसे ये फेस्टिवल वापस लेकर आई हैं, बिल्कुल इस पर पजीराई होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए, पंजाब में ये इस वक्त हमें बड़ी तकर्रियाँ जो हैं, बड़ी तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं। राव अब्दुल करीम को पंजाब का नया आईजी बना दिया गया है, डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, डीजी FIA तैनात कर दिया गया है उन्हें, तो ये तब्दीलियां क्यों हो रही हैं? देखिए, डॉक्टर उस्मान अनवर काफी अरसे से उनको मोहसिन नकवी लेके जाना चाह रहे थे डीजी FIA, लेकिन मरियम नवाज ने उनको रिटेन किया था और अब उनके 3 साल हो गए थे। एक तो पंजाब में या कहीं पे भी बड़े अरसे के बाद किसी आईजी ने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। ये आपको याद होगा 2008 में इमरान खान बड़ी पुलिस इस्लाहात की KP में बात किया करते थे, और जब पंजाब में उन्हें इक़्तिदार मिला तो 6 महीने में 6 IG उन्होंने उड़ा के रख दिए थे मुसलसल। तो सारी बातें हवा में उड़ गई थी। एक तो ये है, डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब बड़े अच्छे अंदाज से चलाया। कल मेरी बहुत पुलिस ऑफिसर से बात हुई, जो DPOs हैं, DIGs हैं, RPOs हैं, तो वो कह रहे थे कि, और फिर वैसे भी हम चेक करते रहे कि सिपाही तक की वेलफेयर का डॉक्टर उस्मान अनवर ने बड़ा पुलिस में किरदार अदा किया है, बड़ी इस्लाहात की हैं, और उनके जो पैसे होते थे वो जो वेलफेयर में सिपाही शहीद हो रहे हैं या फैमिलियां जो जरूरतमंद हैं अपने स्टाफर्स की, उन सब का हर जिले पे ख्याल रखा गया। तो आने वाले जो IG हैं, जिनको आज अभी किसी वक्त नोटिफिकेशन हो जाएगा, राव अब्दुल करीम, ये नवाब शाह से हैं, सिंधी बोलते हैं पंजाबी सेटलर वहां पे, लेकिन इनकी शोहरत, इनके साथ गए थे वसीम सियाल का नाम, और गया था जो बिलाल कमियाना आपके पास CCPO हैं, इनके नाम गए थे, और मरियम नवाज ने जो मिड नेम है उसको प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव कराया। और इनकी शोहरत ये नहीं है कि कोई वनडेटा रखते हैं या ये इनकी कोई ग्रुपिंग है, ये पुलिसिंग पे तवज्जो देंगे। मेरे ख्याल में इनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी डॉक्टर उस्मान अनवर के बाद, एक अच्छे IGP के बाद एक नए IG के लिए चैलेंजेस पहले से बढ़ के होंगे, एक सियासत के और एक इंतजामी तौर पे पुलिस फोर्स को साथ लेना। आपने देखा होगा कि कहीं पे भी मियांवाली में, डेरा गाजी खान के तौसा इलाके में, या कहीं पे भी दहशतगर्दों ने जब हमले किए, TTP वालों ने, फितरतुल खवारिज ने, तो डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान, ये दोनों हर जगह पहुंचते रहे हैं पुलिस को बकअप करने के लिए, और कहीं पे भी पुलिस ने पीठ नहीं दिखाई मुकाबले में जहां, और अब तो आखिर में तो ये कच्चे के डाकुओं वाला मामला भी तय हुआ। तो ये चीजें जो मिल रही हैं उनको विरासत में, राव अब्दुल करीम को, इन सब चीजों को लेके एक बड़ा चैलेंज होगा उनके सामने, इस पुलिस को पंजाब की इसी तरह लेके चलना। मेरे ख्याल में जब उन्होंने चुना है तो टेस्ट केस में तो फिर उनको कामयाब होना पड़ेगा, आम आदमी के लिए भी और अपनी पुलिस सर्विस के लिए। दुरुस्त। अच्छा आमिर साहब, दहशतगर्दी का जिक्र आपने किया, एक बार फिर से दहशतगर्दी सर उठा रही है, और जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं और इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोशिश हैं, वो तो डेफिनेटली काबिल तहसीन भी है और हमें नजर भी आ रहा है। इस सिचुएशन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वफाक है और जो सूबे हैं वो एक पेज पर हों और अपनी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके साथ खड़े हों। देखें, जो थोड़ा बहुत फर्क मौजूद है वो KP का है। हाँ। और कल चीफ मिनिस्टर ने बड़े धीमे अंदाज में, अच्छे अंदाज में बात की कि सबको दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए, हम पहले भी करते रहे हैं। साफी को उन्होंने छेड़ भी दिया कि आप शायद पहाड़ों से आए हैं, मेरे बयान नहीं सुने। हालांकि उनके उसका सवाल का मकसद ये था कि वो कहते थे ना TTP से बात की जाए, वो सवाल इस मकसद के लिए था। मेरे ख्याल में लोगों को रियलाइजेशन हो रही है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट और बात है, सूबे के अंदर काम करना और बात है। KP में बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो काउंटर टेररिज्म इदारा है उनका वो बहुत मजबूत हो, और वो फोर्सेस के साथ मिलकर नॉन काइनेटिक ऑपरेशन जो हैं वो बहुत अच्छे अंदाज से होने चाहिए। पुलिस की भी बलूचिस्तान में तो बेमिसाल कुर्बानियां भी दी जा रही हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज तो पूरे पाकिस्तान में दे रही हैं, और फिर जो पुलिस वाले हैं सारे, जो कल इल्जामात भी लग रहे थे बड़े किस्म के कि जी क्वेटा में और वहाँ 15 जगहों पे 12 जगहों पे आए और इन्हें पता नहीं लगा। हालांकि उससे पहले 41 BLA के जो फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द उनको मारा गया था, दायरा इत्तला थी। तो जो उन्होंने पहुंचा दिए हुए थे दहशतगर्द मुख्तलिफ जगहों पे, उनका ख्याल ये था कि हम चंद घंटों के लिए हॉस्टेज बनाएंगे या पूरा दिन बलूचिस्तान को, तो फिर दुनिया को एक मैसेज जाएगा। तो वो तो ऐसी की तैसी फेर के रख दी हमारी फोर्सेज ने उन सब की, और चुन चुन के मारा जा रहा है। 200 के करीब दहशतगर्द मार दिए गए हैं। बेशक कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा थे, ये जितने आए थे, कल महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि वो तो आए मरने के लिए थे, हालांकि वो आए थे कब्जा दिखाने के लिए, वो कब्जा नहीं कर सके, वो शो नहीं करा सके। और अब आगे चल के पूरी कौम को जिस तरह हम सारे साथ मिलके कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और सब खड़े हुए हैं, तो यही काम आगे भी मजीद मजबूती के साथ करना होगा, क्योंकि मोदी जो है वो बाज नहीं आ रहा। वो ये जो प्रॉक्सीज हैं इनके जरिए बहुत, और अफगान तालिबान रजीम मिलके
پاکستان کو بھی تنگ کر رہی ہیں اور دنیا کے امن کو بھی خطرہ پیدا کر رہی ہیں. تو ہمارا تو سب کا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب بھی ہوں گے اور مزید اس میں تیزی سے کام ہوگا ان کی سرکوبی کے لیے انشاءاللہ. عامر صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. سیاسی منظر نامے پر بات تھی پاکستان کے. اب کچھ عالمی منظر نامے کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. تو امریکہ اور ایران جوہری مذاکرات کی بحالی کی کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور جمعے کو اب استنبول یعنی ترکیے میں ملاقات متوقع ہے. مذاکرات میں امریکہ کے خصوصی ایلچی اور ایرانی وزیر خارجہ کی شرکت متوقع ہے. اور سینئر ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو یہ بتایا کہ بعض علاقائی ممالک جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، مصر اور قطر شامل ہیں مذاکراتی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت دے دی ہے. جی ہاں، اور ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے. مذاکرات کامیاب ہوئے تو اچھی بات ہے، ناکام ہوئے تو بری چیز ہو جائیں گی. امریکی صنعتوں کے لیے اہم معدنیات کا اسٹریٹجک ذخیرہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور مودی نے ٹرمپ کے آگے اب ہتھیار ڈال دیے ہیں اور وہ یہ کہ امریکہ اور بھارت میں تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے. مودی نے روسی تیل خریدنا بند کرنے کا کہا ہے اور امریکہ سے زیادہ تیل لینے پر اب آمادگی ظاہر کی ہے. اور انڈیا پر ٹیرف 25% سے کم کر کے 18% کر دیا گیا ہے. یہ ان کی جانب سے ایک ایکس پر اپنے پیغام میں یہ مودی کی جانب سے جو ہے وہ یہ سب چیزیں ایکسپلین کی گئیں. اور بھارت امریکی مصنوعات پر اب ٹیرف 0 کر دے گا یہ بتایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ انڈیا ہے اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے کہ جی ہم خریدیں گے نہیں، ان کا جو یہاں پر نقصان ہونے والا تھا نا، روس سے جو تیل سستا خریدتے تھے اور اب یہاں سے مہنگا خریدیں گے وینزویلین تیل اور باقی جگہوں سے، تو وہ ان کو ٹیرف میں کمی سے پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو 25% ٹیرف تھا وہ 18% پہ آ گئے. تو 7% کا جو مارجن دیا گیا ہے وہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے بریک ایون پہ وہ چلا جا رہا ہے. تو دیکھیں آگے کیا چلتا ہے، آگے یہ تعلقات بحال رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. جب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان پوسٹ آفس کے حوالے سے. برصغیر کے سب سے قدیم سرکاری محکموں میں سے ایک پاکستان پوسٹ آفس ہے اور 1947 میں پوسٹ اور ٹیلی گراف کے شعبے کے طور پر کام شروع کیا گیا. 1962 میں اسے ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون سے الگ کر دیا گیا اور پھر ایک آزاد منسلک شعبے کے طور پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا. اور پاکستان پوسٹ 13,000 ڈاک خانوں کے ایک نیٹ ورک کے ذریعے ملک کے ہر کونے میں پوسٹل سروسز فراہم کر رہا ہے. اور پاکستان پوسٹ کسی بھی قیمت تحفظات کے بغیر کمیونٹی خدمت کے طور پر تقریباً 20 ملین گھروں اور کاروباری اداروں کو پہنچانے کی خدمات جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. اس کے روایتی کردار کے علاوہ پاکستان پوسٹ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے ایجنسی کے جو افعال ہیں ان کو بھی انجام دیتا ہے، جس میں بجلی، پانی، سوئی گیس اور ٹیلی فون کے بل کی بچت، بینک، پوسٹل لائف انشورنس، ٹیکس کا مجموعے میں اس کے شامل ہوتے ہیں. اور پاکستان پوسٹ ایک یونیورسل پوسٹل سروس کا نیٹ ورک بھی فراہم کر رہا ہے. لوگوں کے عمل اور ٹیکنالوجی اور جدید مصنوعات کے استعمال کے ذریعے سستی قیمت پر میل، پیسے اور مال کی جو محفوظ اور بروقت ترسیل ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے نیٹ ورک کام کر رہا ہے. اور جناب مزید اس حوالے سے جب ہم نے بات کرنی ہے تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز پاکستان پوسٹ اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ مقصود احمد بلوچ صاحب. السلام علیکم مقصود صاحب، صبح بخیر، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، صبح بخیر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار جوائننگ اس. مقصود صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہم دیکھتے ہیں پاکستان پوسٹ برصغیر کے قدیم ترین اداروں میں شامل ہے اور موجودہ اور جدید دور میں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، ایکسپریس نیوز کا بہت شکریہ کہ پاکستان پوسٹ کو ایک موقع فراہم کیا گیا تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ پاکستان پوسٹ کی سروس کی کیا لیگیسی ہے اور پاکستان پوسٹ جو ہے نا کس کس مراحل سے گزر چکا ہے اور اس وقت پاکستان پوسٹ جو ہے نا کیا چیلنجز درپیش ہیں اور پاکستان پوسٹ کا فیوچر میں پاکستان پوسٹ کے کیا عوام کے لیے فردر جو ہے نا امپروومنٹ سروس ڈیلیوری کے لیے کرنا چاہے گا. بالکل رائٹ. تو ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان پوسٹ کا ہسٹوریکل رول ہے سوشل سروس کے حوالے سے، ذرا پہلے اس پر روشنی ڈالیں پھر آگے چل کر مزید پہلوؤں پر بات کرتے ہیں. جی بالکل. پاکستان پوسٹ کا جو ہسٹوریکل رول ہے سروس کا، وہ اسٹرکچر جو رول ہے وہ 19ویں صدی سے شروع ہوتا ہے
ब्रिटिश इरा से, और उस वक्त से बरे सगीर जब पाक व हिंद था, उस वक्त से जो है ना जो सर्विसेज हैं वो 192 कंट्रीज़ के साथ जो है ना यहाँ से जो है ना सर्विसेज थी इंटरनेशनल मेल की। और डोमेस्टिकली जो है ना हम उस वक्त से लेटर मेल, पार्सल पोस्ट और मनी रिमिटांस में जो है ना उस वक्त से हम काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी लेगेसी है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की शायद हो। हम सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट हैं, और हमारा जो मेन मकसद था शुरू से ही वो सर्विस टू द पीपल था, और उसको हमने अभी तक मेंटेन किया हुआ है। हमने अभी तक जो है ना बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मुल्क के जो है ना हर कोने में जो है सर्विस देते हैं, जो कि शायद कोई और कोरियर कंपनी जो है ना उसके लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मकसूद साहब, जो सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल इस वक्त बनता है वो ये कि आजकल आप देख रहे हैं कि हम ख़तो किताबत तो करते नहीं हैं, खतूत तो जाते नहीं हैं, उसके लिए ईमेल्स मौजूद हैं, टेक्स्ट मौजूद है, आप मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन बड़ा मसला कार्गोज़ का होता है, और हमने देखा है कि उस कार्गो की डिलीवरी के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ और बहुत बड़े बड़े ममालिक से जो है ऐप्स मुख्तलिफ कार्गोज़ जो है कंपनीज़ को इस्तेमाल करके वो अपने सामान को भिजवाती हैं। तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान पोस्ट के साथ भी जुड़ा है? जी, पाकिस्तान पोस्ट जिस तरह दुनिया की बाकी ममालिक हैं, 192 ममालिक है, उसी तरह पाकिस्तान पोस्ट का जो एक ट्रांसमिशन का सिस्टम है, ओल्ड ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो इंटैक्ट है। उसको जदीद खतूत पे बिल्कुल जाने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक हम आ चुके हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि एक ये सप्लाई चेन का सिस्टम है, इसमें जो ना एक आर्टिकल बुक होता है और जब डिलीवर होता है फ्रॉम वन बुकिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड डिलीवर टू अनदर प्लेस। दुनिया का कोई भी कोना हो, पाकिस्तान पोस्ट जो है ना माँ सिवाय इजराइल के दुनिया के बाकी सब ममालिक में पाकिस्तान पोस्ट जो है ना इसी ट्रांसमिशन के सिस्टम के तहत जो है ना लेटर्स, पैकेट्स और पार्सल्स भेजता है। तो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव और ये जामे ट्रांसमिशन सिस्टम है, एक सप्लाई चेन है। लोकली जो है ना हम जब यहाँ से जो है ना लोकल हम उसको SMEs कहते हैं, सर्विस मेल एंटरप्राइजेज, ठीक है, वो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हम आउटसोर्स करते हैं। फिर हमारी मेल जो इंटरनेशनल है वो थ्रू एयरलाइंस बाहर जाती है, और फिर डेस्टिनेशन कंट्रीज जो है ना वो वहाँ पे जो है ना टेक ओवर करती हैं, और इस तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसमिशन सिस्टम है। आपकी बात सही है कि हमें इसको जो है ना जदीद मैं इसी तरफ ही आ रही थी सर, मकसूद साहब, मैं इसी तरफ आ रही थी कि हम देखते हैं कि जिस तरह से अली ने भी बात की कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही हैं आवाम को। ख़ासतौर पर अगर हम अपनी जो नई जनरेशन है, यूथ के हवाले से देखें तो उन्हें हर काम में आसानी चाहिए। तो क्या उन्हें मुतवज्जे करने के लिए या फिर जदीद दौर के जो तकाज़े हैं उन्हें पूरा करने के लिए इसकी डिजिटलाइजेशन के हवाले से भी काम हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है, और इसके लिए मतलब जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सरमायाकारी कितनी जो है वो आएगी, और उसके हवाले से क्या काम हो रहा है? जी, आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है, मैं इसी की तरफ आ रहा था। और बिल्कुल आप एक पर्टिनेंट बात है। बात यह है कि इस वक्त जो है ना वर्ल्ड ओवर जो है ना जितनी भी पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो डिजिटलाइजेशन में बहुत आगे जा चुकी हैं, और हम पार्शली डिजिटलाइज्ड हैं इस वक्त। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट जो है ना वो कम्प्लीटली डिजिटलाइज्ड हो जाए, और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये क्रेडिट जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को, और हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं मोहम्मद अलीम खान साहब को, कि उन्होंने एक जो है ना ऑटोमेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस का जो ना एग्जिम बैंक का प्रोजेक्ट है, जो कि 2017 में जो है ना इनिशिएट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ वजूहात की वजह से जो है ना वो डॉर्मेंट हो गया। अब उसको दोबारा रिवाइव किया गया है। ये $22 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है। इसमें कंप्लीट डिजिटलाइजेशन है पाकिस्तान पोस्ट के सारे डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस की 2761, और कंप्लीट डिजिटलाइजेशन फ्रॉम एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन होगी।
उसमें पोस्टल सर्विसेज कंप्लीटली डिजिटलाइज हो जाएंगी, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना डिजिटलाइज हो जाएंगी, और उसके अलावा जो है ना ई कॉमर्स की जो है ना उसमें फैसिलिटी होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। जब ये चीज़ सारी हो जाएंगी तो जो इस वक्त हम सर्विसेज दे रहे हैं उससे जो हमें रेवेन्यू आ रहा है उससे हम जो है ना बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना हमारी जो कनेक्टिविटी है दुनिया के साथ, अदर पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इस वक्त भी डिजिटली हम कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम एंड CDS। लेकिन इसके बाद जो है ना हम ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज करके दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ जो है बायलैटरल एग्रीमेंट्स करके और एक बहुत बड़ा हमारा जो है ना बिजनेस पोटेंशियल है वो हम इंशाल्लाह टैप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मकसूद साहब ये भी बताइएगा कि कितना ज़रूरी होता है कि हुकूमती इदारा परफॉर्म करे, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे जो हैं कंपेटिटर्स मौजूद होते हैं और वो बेहतर कारकर्दगी दिखाई दे रहे होते हैं कि वो बेहतर कारकर्दगी कर रहे हैं। तो अब जो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, इस पे बड़ी लागत तो आएगी लेकिन उसके बाद फिर आसानियां भी पैदा हो जाएंगी। कितना ज़रूरी है कि आपका इदारा जो है इस मार्केट पे जल्द से जल्द जो है ना एक बड़ी मार्केट का जो है ना हिस्सा हासिल कर ले? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान पोस्ट का हिस्टोरिकल रोल है और जो कोरियर्स हैं उसमें जो है ना फंडामेंटल डिफरेंस है, उसको जो है मद्देनजर रखना चाहिए। पाकिस्तान पोस्ट जो है ना एक सर्विस प्रोवाइडर है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और हमने जो है ना वो जो सर्विसेज देनी है वो अफोर्डेबल रेट्स पे देनी है और इक्विटेबल बेसिस पे देनी है। तो हमने जो है ना जो ऐसे एरियाज जहाँ पे हमें जो है ना प्रॉफिट नहीं मिलता, हमने उन एरियाज को भी कवर करना है और हमने रेट्स वो रखने हैं ताकि आम पब्लिक को जो है ना वो रेट्स उनके लिए अफोर्डेबल हैं। वेयर एज जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल एंटिटीज हैं, कमर्शियल कोरियर्स हैं, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं। तो हम वी आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, हमारा रोल डिफरेंट है, इसलिए हमें जो है ना कोरियर्स के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। वी आर बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स। हम सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत काम करते हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है जो कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की तरफ से है, और ये सारे 192 मेंबर कंट्रीज के लिए ऑब्लिगेटरी है, हम उसके तहत काम करते हैं। बावजूद इसके हम जो है ना एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जो है ना वो गवर्नमेंट को अर्न करके देते हैं। हमने लास्ट ईयर जो है ना मोर देन 10 बिलियन जो है ना रेवेन्यू गवर्नमेंट को अर्न करके दिया है। बिल्कुल। तो मकसूद साहब, फिर हम यही समझें कि ये जो पाकिस्तान पोस्ट है बेसिकली ये ई कॉमर्स और कुरियर सर्विसेज में और दीगर सर्विसेज में जो निजी इदारे हैं उनके मुकाबला करने की सलाहियत डेफिनेटली रखता है, और करंट जो पोजीशन है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, और आगे जो क्विक डिलीवरीज हैं, क्विक सर्विसेज हैं, उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त जो विजन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारे मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन का, उस विजन के तहत हम काम कर रहे हैं। और डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान पोस्ट जो प्रोजेक्ट है वो 2027 जनवरी में होपफुली कंप्लीट होगा, उसकी टाइमलाइंस हैं। जब ये हमारा जो है ना रोल आउट हो जाएगा उस वक्त जो है ना हम जो है ना अपनी ना सिर्फ सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, हमारी कनेक्टिविटी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ई कॉमर्स का जो पोटेंशियल है जो इस वक्त जो है ना कोरियर कंपनीज जो है ना वो टैप कर रही हैं, और हम इस नेटवर्क के साथ जो हमारे मोर देन 10,000 आउटलेट्स हैं, इसके साथ हम जो है ना जब ये डिजिटलाइजेशन हो जाएगी तो आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर, और हम गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर से अर्न करके देंगे, एंड वी विल कम्पीट विद द कोरियर्स। बिल्कुल ठीक। मकसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल पाकिस्तान पोस्ट के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, कोशिश करें कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। हम ब्रेक पर जाएंगे। जबरदस्त सॉन्ग था, आज तक हमारे दिलों में जिंदा है। हालांकि कितने सालों से हमने बसंत नहीं मनाई, और हिना ने भी मना कर दिया था कि जनाब आपने कोई जिक्र नहीं करना बसंत का, क्योंकि हम एहतमाम से जिक्र करेंगे। तो लाहौर में बसंत की खुशियां हैं, हर गली और बाजार में रंगीन पतंगों की बहार है, और सिर्फ 350 गेज तक की सूती डोर की इजाजत मिली है। तो केमिकल धाती, शीशा लगी या तेज धार डोर का इस्तेमाल सख्ती से ममनू है, बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा। बहुत सी सजाएं। बसंत फेस्टिवल 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में मनाया जाएगा।
जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशल मीडिया अकाउंट से बसंत की मुनासबत से एक गीत जारी किया है। सबसे पहले आपको वो दिखा। हर तरफ हम कह रहे हैं ना कि फेस्टिविटीज चल रही हैं, फेस्टिवल का एहतमाम भरपूर तरीके से किया जा रहा है। फिर इसमें ये एक बात दोबारा ऐड करूंगी, क्योंकि हमें कंडीशनल परमिशन मिली है और हमने एसओपीज को फॉलो करते हुए ही इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना, ताकि इस पर दोबारा से पाबंदी हम खुद ही ना लगवा बैठे। तो जनाब इसी पर हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज साहब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर है जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपको खुश आमदीद सर। पतंगों और डोर की फरोख्त का हम जिक्र कर रहे हैं कि जारी है और भरपूर तरीके से शहरी खरीद भी रहे हैं, एसओपीज का भी हम जिक्र कर रहे हैं। जरा आप रोशनी डालें कि कौन कौन से एसओपीज ऐसे हैं जिनको लाजमी तौर पर हमें फॉलो करना पड़ेगा, वरना हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बड़ी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं और उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, जिसमें आपने ये ध्यान रखना है कि धाती डोर है वो नहीं लेनी, उसको अवॉइड करना है। जो पतंगे हैं उसकी डायमेंशंस स्पेसिफाइड हैं, आपने उन्हीं को ही फॉलो करना है। और इसके अलावा कोई भी प्रोहिबिटेड मटेरियल जो है वो आपने इस हवाले से नहीं ख़रीदना। राइट अली साहब, ये भी बताइएगा कि जो डोर और पतंग फरोख्त हो रही है वो क्या लाहौर शहर में ही बनी है और यहीं से खरीदी जा सकती है, या दीगर शहरों में भी बनने वाली लाहौर में लाकर फरोख्त की जा सकती है? बिल्कुल, चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई और यहाँ पे शॉर्टेज हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने फिर एक स्टेप लिया और आउट ऑफ प्रोविंस भी इजाज़त दे दी पतंगें और दूसरा मटेरियल मंगवाने की, और फिर 3-4 ज़िलों को भी मज़ीद इजाज़त दे दी कि वो वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग जो है अलाउ कर दें। राइट तो जिस तरह से डीसी साहब हमें पता है कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया एक्टिवली रोल प्ले कर रही है, तो क्या जो लाहौर में दीगर शहरों से मेहमान आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेफिनेटली दीगर शहरों से ही नहीं दीगर ममालिक से भी आ रहे हैं हमारे मेहमान, तो उनको खुश आमदीद कहने के लिए, उनको वेलकम कहने के लिए भी कोई इक़दाम किए गए हैं? देखें, हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वाइब्रेंट फेस्टिवल, और उसके लिए गवर्नमेंट ने तमाम डिपार्टमेंट्स को एंगेज किया हुआ है। पूरे शहर को सजाया जा रहा है, उसके बाद सिक्योरिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जा रहा है, सफाई के हवाले से स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी अदर लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके और एक अच्छी बसंत मनाई जा सके। तो अली एजाज साहब, ये भी बताइएगा कि बसंत के दिनों में ट्रैफिक को लेकर क्या इकदाम किए गए हैं, क्या सख्तियां होंगी, क्या सहूलतें मिलेंगी? हाँ, देखिए, इसमें चूँकि ट्रैफिक का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है और सेफ्टी के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो बाइक्स की सेफ्टी है, उसके लिए सेफ्टी रॉड्स के बगैर किसी भी बाइक को मूवमेंट की इजाज़त नहीं होगी। अभी लोगों के पास टाइम है, वो लगवाएं, और गवर्नमेंट ख़ुद भी उनको फ्री में भी कुछ लगवा के दे रही है, बाकी लोग ख़ुद भी लगवा रहे हैं। और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री होगी और एडिशनल बसेस भी गवर्नमेंट चला रही है, और ट्रैफिक के लिए स्पेशल नफरी वहाँ पे डिप्लॉयड होगी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, ताकि ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा सके और एक अच्छी बसंत मनाई जा सके। इसी तरह से है, और बिल्कुल डीसी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी अपनी एहतियात है, हमारी एहतियात है, जितनी हम कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट हमें हर तरीके से फैसिलिटेट कर रही है। मुख्तलिफ जगह पर मैं आपको बता दूं, लाहौर में तो मैंने विटनेस किया है कि छोटे छोटे से कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर आपको फ्री सेफ्टी रॉड्स जो हैं वो इंस्टॉल करके दिए जा रहे हैं, लगा कर दिए जा रहे हैं आपकी बाइक्स के ऊपर। और अगर आपको कहीं से ये नहीं मिल रहा तो इस तरह के जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, आप वहाँ जाकर ये रॉड अपनी बाइक्स पर लगवा सकते हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी को हमने खुद इंश्योर करना है ताकि ये फेस्टिवल हम अच्छे तरीके से मना सके, किसी का भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। जिस तरीके से हमें हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, तो हमें भी चाहिए थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहिरा हम करते रहें। एग्जैक्टली जो है ना, ध्यान से, एहतियात से, महफूज तरीके से उन्होंने गुजारने की कोशिश की। जी, और डीसी साहब का भी वाज़ेह पैगाम है कि भाई आपने एहतियात खुद से करनी है और ट्रैफिक के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। तो ये भी हम जानना चाहेंगे डीसी साहब के कोई खास पैगाम आप बसंत के हवाले से जो सारे शहरी हैं उनको देना चाहें? मेरा पैगाम यही होगा कि भरपूर इंजॉय करें, बट हिफाजती तदाबीर को लाजमी अपनाएं, क्योंकि एक सेफ बसंत ही आप लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी और आप लोग इंजॉय कर सकेंगे।
साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि क्या SOPs हैं जिनको इख्तियार करना चाहिए, और इसके साथ साथ हुकूमत ने अपना काम कर दिया है। जनाब आपको अपना काम करना बाकी है, बिल्कुल पसंद बनाए। एज ओल्ड एक ट्रेडिशन था जिसको वापस लेकर आई है हुकूमत, तो आपको उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जो भी इकदाम किए हैं, जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छा कहना चाहिए, बुरी चीज़ को कॉल अ स्पेड, लेकिन ये बेहतरीन अमल है उनका, और इस बेहतरीन अमल में हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। जन्नत गुलकिन की बात करते हैं। एक ही कुंबे में 4 हीरोज़ की कहानी है जनाब, हर हीरो के पीछे माँ की कुर्बानी है। बात हो रही है सेगमेंट माइंड मैटर्स में, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और माइंड मैटर्स इसलिए मैं कह रहा हूँ, उमूमी तौर पे तो आप ये सफ़र शर्त का सिलसिला देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माइंड देखता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये माइंड मैटर्स का सेगमेंट है और इसमें इतनी बड़ी शख्सियत क्योंकि बैठी हुई हैं, तो उस मुनासबत से इसको हम माइंड मैटर्स कह देते हैं। तो मेरे साथ सितारा बैठी हुई हैं, और सितारा जो है एक्चुअली यहाँ पे हम कहते तो हैं कि हुंजा जो है वो बहुत आगे है, या हुंजा में तालीम बहुत आगे है, हुंजा में जो समाजी शऊर है वो बहुत अच्छा है, ये तमाम चीज़ें हम कहते हैं। लेकिन अगर हम पीछे जाएं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम उसकी तहरीक के तौर पे, उसके मुहर्रक के तौर पे देखते हैं कि कोई ना कोई औरत होती है। यहाँ की जो माएँ हैं उन्होंने बहुत बहुत अहम किरदार अदा किया। सितारा जो है यहाँ पे होम स्टे का एक चलाती हैं, बहुत ही अच्छा सेटअप। यहाँ पे फॉरनर्स आते हैं, कई ऐसे लोकल टूरिस्ट आते हैं जो कि होम स्टे करते हैं, और एक अजीब खूबसूरत तजर्बा है गुलकिन, जन्नत गुलकिन जैसी जगह पे रहने का। और सितारा जो है इनकी बेटी जो है उन्होंने मेडल्स के ढेर लगाए हुए हैं, इनका बेटा बहुत टैलेंटेड है, इनका जो हस्बैंड है वो कमाल हैं, और मतलब 20 साल की एक हिस्ट्री है उनकी जदोजहद की। एक कमाल सी कपल है, कमाल सी फैमिली है, और इस फैमिली के साथ जब आप रहते हैं तो डेफिनेटली लर्निंग के बहुत सारे मौके होते हैं। सितारा बहुत शुक्रिया आपका। सितारा आपने ये जो काम है ये कब से शुरू किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। थैंक यू। हमने ये होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है 2014 से स्टार्ट लिया था, शुरू हमने किया था और टिल आज तक कंटिन्यू है। शुरू हमने बस बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अब तक पहुंच गए। जो बाकी कुछ कमरे आपने बाद में बनवाए ना घर के साथ ही, ये बाद की बात है। पहले जो होम स्टे था वो बिल्कुल ये जो आपका घर है ये था? जी बिल्कुल। 2014 में हमारे पास सिर्फ जो हमारा देसी घर है वो था, और साथ में एक ही वॉशरूम और ना किचन उसके साथ, ना कोई स्टोर, कुछ भी नहीं। उसी एक ही कमरे के अंदर हमने स्टार्टिंग लिया था। हमारे पास गेस्ट जब आते थे तो हम उनको डॉर्मेटरी सीन में वो करवाते थे, वो स्टे करते थे। और ये जो एक्सटेंशन हुई हमारी होम स्टे की, ये पिछले साल ही हमने कर लिया। अभी की बात है। क्या पसंद करते हैं? सॉरी, मैं आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं अच्छा, क्या पसंद करते हैं ज़्यादा लोग ट्रेडिशनल फूड में, स्पेशली जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, बाहर मुल्कों से आते हैं, ये ज़्यादा क्या हमारा पसंद करते हैं? गिलगित बल्तिस्तान की कौन सी खुराक? मोस्टली मैं फॉरेनर्स को स्टे करवाती हूँ, तो ज़्यादातर जो है वो हमारे देसी जो साग है, हम गाज़ग बोलते हैं, वो और आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के बने हुए हैं तो वो उसका टेस्ट शायद उनको अच्छा लगता है। और विदाउट स्पाइसेस। हाँ, विदाउट स्पाइसेस। तो ये जो साग जिसके आप ये हुई से मिलता जुलता है? हुई ही है। अच्छा, हुई है। तो आप क्या कहते हैं इसको? मैं जस्ट सिंपल जिस तरह हमारे ट्रेडिशनल वे में पकाते थे वो होई गरमानी बनाती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ डिमांड पे, लेकिन देसी जो है मैं वो आलू के साथ पका के जस्ट सर्व कर लेती हूँ। चावल के साथ खाते हैं, चपाती के साथ खाते हैं। क्या बात है। और इसके अलावा जो कभी कोई स्पेशल डिमांड होती है कि हमने मुलीदा खाना है या हमने पिटी या कोई और चीज़, इस तरह की डिमांड्स भी आती हैं गेस्ट से? जी बिल्कुल। देसी तो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और मैं समझती हूँ उसी की वजह से मेरे पास गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं चीज़ें होममेड चीज़ें दे दूँ। जैसे मेरे अब्बू लोग एप्पल जैम बनाते हैं
اور پورا اسٹاک میرے لیے بنا کے دیتے ہیں, اور میں اپنے پورے سیزن میں وہی ایپل جیم گیسٹ کو دیتی ہوں. ایپریکوٹ آئل کے ساتھ جو بھی دیسی ڈش بنتی ہے وہ جیسا اسپیشلی گرال جو ہے زیادہ پسند کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے یہ وہ کہتے ہیں یہ اٹ از سملر ٹو پین کیک بٹ اٹ از بٹ ڈفرنٹ زیادہ, بلکہ وہ زیادہ بہتر ہے. مجھے یہ بات بہت عجیب و غریب لگتی ہے, شاید ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. ایک ہی گھر میں اتنے زیادہ ہیروز, اور ایکچولی ہیروز مطلب آپ کے جو سسر ہیں وہ میں نے کل مجھے معلوم ہوا کہ وہ اتنے بڑے ماؤنٹینئر ہیں, شسپر سے لے کے پسو پیک جو ہے, اور تمام انہوں نے سارے کیے ہوئے ہیں. اچھا, جب آپ اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں اگین وہ ایک ہیرو سے کم نہیں ہے, مطلب جتنا ان کا محنت ہے, جتنا ان کا کردار ہے. پھر آپ کی بیٹی جو ہے اس نے میڈلز کے تو ڈھیر ہی لگا دی ہیں رافع نے جی, پھر وہ پڑھی بہت اچھے اسکول میں رہی ہیں, یعنی اور آپ خود دیکھ بہت بڑی ہیرو ہیں. مطلب یہ کیسے ہوتا ہے, ایک ہی فیملی میں سارے اتنے ٹیلنٹڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس یہ میرے خیال میں وہ انوائرمنٹ انسان کو سکھا دیتا ہے. جہاں پہ ایک محنت کش باپ ہو وہاں پہ بیٹے بھی محنت کش ہوتا ہے, جہاں پہ ایک محنت کش ماں ہوتی ہے تو اس گھر میں اس ایز اے رول ماڈل ہوتے ہیں, تو اسی کو فالو کرتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ میرے سسر جی اور میری ساس بہت محنتی ہے. ان کا دیکھا دیکھی شاید انہوں نے گھر میں ایسا ماحول دیا جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا, اور انشاءاللہ ہمارے بچے بھی کر لیں گے. اور رزق حلال کے لیے میرے خیال میں محنت کرنا بہت ضروری ہے. کیا بات ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آف کیمرہ بات ہو رہی تھی تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا آپ کے میاں اور آپ بہت زیادہ محنتی ہیں, مطلب اتنا محنت کرتے ہیں صبح سے لے کے شام. تو کہتی ہیں بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محنت کا تو بس محنت کرتے ہیں, لیکن شاید پیسہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے جو محنت کام کرتے ہیں. لیکن پورا دن جو صبح سے لے کے شام تک آپ نے دونوں کام کرنے ہیں, یعنی ایک تو گیسٹ ہاؤس میں آف کورس گیسٹ آئے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف ان کا بھی خیال رکھنا ہے, اور پھر وہ روٹین جو ہے آپ کی, وہ جو دوسری روٹین ہے گاؤں والی, اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی کہ مطلب پیچھے گیسٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر آپ ٹیچر بھی ہیں, تو ان تمام چیزوں کو کیسے بیلنس کیسے کرتی ہیں؟ کوشش کرتی ہوں اپنے ٹائم کو مینیج کر لوں, اور اپنے پریفرنس رکھتی ہوں کہ میں نے کس چیز کو پریفر کرنا ہے, اور گیسٹ کو بھی میں اسی حساب سے ٹائم دیتی ہوں. اور موسٹلی میں اپنے گھر میں ہوم اسٹے میں جو ہے میں نے ایک شیڈول بنایا ہے کہ میں آفر کر لیتی ہوں صرف بریک فاسٹ اور ڈنر, بیکاز لنچ میں نہیں کرواتی کیونکہ اس ٹائم پہ میں اپنے اسکول کے ساتھ بزی رہتی ہوں. تو کوشش ہوتی ہے کہ گیسٹ بھی فیسیلیٹیٹ ہو, اور میرا اسکول بھی سفر, بچے بھی سفر نہ کریں, اور معاشرتی جو کام ہے اس کو بھی میں کوشش کر لیتی ہوں. اگرچہ اس حساب سے نہیں ہوتا, کبھی کبھار مجھے خود بھی فیل ہوتا ہے کہ مجھے مطلب جماعت کے ساتھ کام کرنا چاہیے, لیکن بعض دفعہ اگر تھوڑا سا ایک آدھ کمی رہتی ہے تو اس پہ میں پریشان ضرور رہتی ہوں. تو ابھی تو 2-3 کمرے ہیں, اور اب تو مطلب زیادہ, یعنی گیسٹ کم از کم 2-4-5 گیسٹ بھی آ سکتے ہیں. اور آپ کے جتنے بھی فارنرز کا تو چلے ایک آپ ہسٹری ہے, لیکن کچھ لوکل ٹورسٹ بھی آنا شروع کیا ہے یہاں پہ؟ ان دا بگننگ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں لوکل ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکوں گی, کیونکہ اب میں نے پہلے ہی عرض پاکستان سے آتے ہیں, کراچی اور اسلام آباد سے, کیونکہ فورن جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کا رہنے کا سٹائل بھی الگ ہوتا ہے. اگر کوئی آ گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی دوسرا آ گیا تو آپ ان کو مرج کر کے روم میں بٹھا سکتے ہو, لیکن ہمارے لوکل کو اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. ابھی جو ہے پچھلے سال سے ہم ہمارے لوکل ٹورسٹ, پاکستانی ٹورسٹ کو بھی ہم ہوسٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں یہ تو آ سکتی ہے نا, مثلاً کوئی بچیاں ہیں, کوئی خاتون ہے, ایسی ٹریولر بھی ہیں, اگر وہ اکیلی ہیں تو وہ تو میرے خیال میں آپ ان کے ساتھ تو کمفرٹیبل ہی ہوں. بالکل ہم کمفرٹیبل. میرے خیال اس میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آنا پڑتا ہے. فارنرز کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, اور فارنرز سے بھی ہماری جو مراد, جب ہم لفظ بار بار فارنرز استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ جو جہاں پہ آتا ہے, وہ بیک پیکرز ان کو کہہ سکتے ہیں, یا اس طرح کے وہ ایک درویش سے لوگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو لوکل ہے اس میں بھی کئی ایسے بہت اچھے ٹورسٹ ہیں, اور اس میں میرے خیال میں اگر جو خواتین ہیں, ابھی سولو ٹریولر بہت ساری ہیں, وہ آ کے یہاں پہ رہ سکتی ہیں. میرے خیال میں ان دنوں کوئی آپ کے پاس لاہور کی لڑکی ہے نا جو؟ ہاں جی, پچھلے ابھی میرے خیال میں 2 مہینے کمپلیٹ ہو گئے اس کے. اچھا 2 مہینے سے رہ رہی ہیں. 11 تاریخ کو آئی تھی, اور 11 ابھی آج پھر 11 ہے, تو 2 مہینے کمپلیٹ ہو گئے, وہ یہاں پہ اسٹے کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی کتاب لکھنی ہے, آپ نے کوئی اس طرح کا پروجیکٹ کرنا ہے, اس سے خوبصورت جگہ کوئی نہیں ہو سکتی. آپ یہاں پہ آئیں,
सुबह और शाम को खाना टेस्ट का मैं बता ही नहीं सकता कि मतलब इतना टेस्टी खाना। वो जो साग आपने बनाया, मैं कल खाया शाम को, क्या अच्छा साग था। फिर आपने जो मतलब चावल, हर चीज़ जो है, टुमारो तो फिर आते ही रहता है, जो कहवा है, तो मतलब, और जब आप बाहर देखते हैं इतनी अच्छी आबो हवा, बच्चे खेल रहे हैं, ये सारी कुछ जो यानी बिल्कुल वो जो उसका एक कमर्शियल आर्टिफिशियल किस्म की इन्वायरमेंट होती है, उससे निकल के आप एक गुलकिन, और गुलकिन की भी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के इस खूबसूरत सेबों के बागात और ये सारी चीज़ें जो है मिल मिला के इसकी अजीब गरीब एक वाइब है। और रात की अपनी है और शाम की अपनी है और सुबह इतनी खूबसूरत है। तो जब भी आएँ ज़रूर आइएगा। यहाँ जब आप आते हैं तो ये सड़क के बहुत दूर, यहाँ पे आपको गाड़ियों की कोई आवाज़ नहीं आती, किसी तरह की किसी मशीन की आवाज़ नहीं आती। हाँ, दूर से गाय की आवाज़ आएगी या नज़दीक से किसी भेड़ की आवाज़ आएगी। हवा चलती हुई महसूस होगी, हर वक्त हवा तेज़ चलती है। साथ गुलकिन ग्लेशियर है, ये सेब हैं हर तरफ और आटम का खूबसूरत सीज़न है। ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ही कमाल एक वाइब क्रिएट करती हैं। ये तो नेचर है। नेचर के अलावा जो यहाँ पे इंसान है वो कहीं ज़्यादा आपके लिए लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े जो हैं वो देता है। आइए, आप खुद आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, तो यहाँ पे उनके लिए लर्निंग के बहुत सारा मौक़े। और सितारा और रहमान और ये तमाम लोग इतने वेलकमिंग हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि यही वजह है कि जो बंदा एक हफ्ते के लिए आता है वो फिर 2 महीने और फिर वो मतलब वो ज़िंदगी भर के लिए गुलकिन का हो जाता है और इनका हो जाता है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। आपने फिटनेस ट्रेनर्स तो बहुत ही देखे होंगे, लेकिन ऐसा ट्रेनर नहीं देखा होगा जो कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्प भी करता है, आपको मेंटली भी उतना फिट करता है जितना आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं। तो एक ऐसी हमारे शख्सियत से मुलाकात करते हैं जिन्होंने मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त, आलमी मयार की कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं जमाल सऊद की, जिन्होंने 2015 में BBDC अमेरिका में चैंपियन बनकर आलमी फिटनेस स्टेज में अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया और फिर मसलमेनिया कोरिया में जो है स्पोर्ट्स मॉडल में उन्होंने हिस्सा लिया 2016 में, और 2017 में उन्होंने हिस्सा लिया, ब्रॉन्ज मेडल जीता उसमें। 2018 में हिस्सा लिया तो ना सिर्फ गोल्ड मेडल बल्कि ग्रैंड प्री चैंपियन बनने का एजाज़ भी उन्होंने हासिल किया। और इसी साल मसलमेनिया मियामी के फिजिक जो डिवीजन है उसमें 4थी पोजीशन उन्होंने हासिल की है, जबकि 2022 में फिटनेस कोरिया चैंपियन भी वो बने। 2023 मूसा कोरिया में उन्होंने 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में शानदार कामयाबी हासिल की और डुअल कैटेगरी चैंपियन करार पाए। उनकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में 2018 में उन्हें ग्रैंड एम्बेसडर अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो सिफारत खाना पाकिस्तान जनूबी कोरिया की जानिब से पेश किया गया। बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ जमाल एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हैं और फरवरी 2022 से बतौर ओलंपिया ट्रेनिंग कोच और डाइट एडवाइजर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और जान लेते हैं कि सेहत के क्या राज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, इतनी सारी अचीवमेंट्स है आपकी, तो हमने कहा सब पे इकट्ठी आपको हम बताते बताते अली थक गए और मेरा ख्याल है अभी वो 80 ऐसी होंगी जो इसमें हमने शामिल भी नहीं की होंगी। हमें ये जानना है कि जमाल का ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और फिर BBDC अमेरिका 2015 तक पहुँचने की क्या स्टोरी है, वो हमारे साथ शेयर। सबसे पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और पाकिस्तान का शुक्रिया कि जब भी आता हूँ बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। और ये जो फिटनेस की जो जर्नी है ये स्टार्ट ऐसे हुई थी कि मैं था 65 kgs का, तो जहाँ भी जाना बहुत पतला और छोटा सा मुंह, तो लोगों ने देखना। तो आउट ऑफ कंट्री जब आप जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप अच्छे लगें और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें, तो वहाँ से स्टार्ट किया। तो फिर आहिस्ता 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 दरवाजे खुलते गए, तो लेकिन दरवाजे ज़रा मुश्किल से खुले हैं लेकिन खुलते गए बेहतरीन। और अब तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के दरवाजे आपके खुले हैं और लोग दूर दराज से राब्ते कर रहे हैं आपके लिए, आपसे गाइडेंस हासिल करने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहले जो ये ट्रांजिशन है कि आप एक ट्रेनर थे, आप खुद बॉडी बिल्डर, फिर उसके बाद ट्रेनर, और फिर आपने सोचा कि साइकोलॉजिकली भी हेल्प करनी है, तो वो सर्टिफाइड साइकोलॉजिकल जो है गाइडेंस आपने देना कब से शुरू किया और इस तरफ आए कैसे? जैसे जैसे आप फिटनेस में अंदर उसको सीखते हैं, ये एक ऐसा दरिया है कि ये अनलिमिटेड है। जैसे हम पाकिस्तानी है, हमारा वर्कआउट का तरीका और है, जापानीज का और है, कोरियंस का और है, अमेरिकन का और है। आप वॉकिंग का तरीका देखेंगे वो भी डिफरेंट है। वॉकिंग के तरीका डिफरेंट होने की वजह से जो डेवलप्ड मसल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो इसमें फिर जब आप सीखना शुरू होते हैं तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेंटली प्रॉब्लम है कि अगर मुझे
पहले सीखना पड़ेगा कि मैं कहाँ किस मुल्क के जो हैं शहरी उनको किस तरह सिखाऊं। तो फिर मुझे ये इस तरफ आने की ज़रूरत पड़ी और उससे फिर मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला और मेरे से काफ़ी लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं कोरिया में। अच्छा, ये डेफिनेटली एक नई चीज़ है हमारे लिए, जिस तरह अली ने जिक्र किया कि ये, और आपने भी एक बात कही कि एक दरिया है बहुत गहरा जिसमें आप जितना आगे जाते जाएंगे, तो क्या इसकी ज़रूरत इसलिए भी होती है कि बहुत सारे लोग इस क्रेज़ में पागलपन की हद तक चले जाते हैं और ये फिटनेस और ये कॉम्पिटिशन्स के लिए वो कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं सिर्फ कि मेंटेन रख सके अपनी वो बॉडी, तो इसके लिए भी ऐसे काउंसलर्स की ज़रूरत है जैसे आप फराहम करें गाइडेंस? ऑफ कोर्स ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में और फिटनेस केयर में फ़र्क है। बॉडी बिल्डिंग में हर बंदा नहीं जा सकता। बॉडी बिल्डिंग एक नई दुनिया है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है आपको। अब मैं अगर आपको अपनी रूटीन बताऊं, मेरी सुबह रूटीन 4:30 से रात 11 बजे तक की है। 4:30 से रात 11 बजे तक मेरी वाइफ, जब मेरी शादी हुई, वो आके मुझे कहती है कि आप क्यों इतना करते हैं। शुरू में तो उनको लगा कि मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरा तो फिर उनको महसूस हुआ कि ये पैसे का मसला नहीं, ये तो जिम्मेदारी का मसला है कि जब आप किसी को मेंटली हेल्थ इशू पे एडवाइस करते हैं तो फिर उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। आप ये, अब मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन के मरीज हैं। अब वो डिप्रेशन ऐसा कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो उनको एक अजीब सी कैफियत में आ जाते हैं। अब उनको मुझे सेपरेट क्लास देनी पड़ती है मॉर्निंग 4:30 पे। अब 4:30 पे मैंने जाना है रोज मंडे टू सैटरडे और फिनिश मैंने करना है रात 11 बजे। तो मेरी मेंटली हालत क्या होगी, जो कि उसके लिए मुझे खुद को डेवलप करने के लिए भी वर्कआउट चाहिए। ये बिल्कुल अभी हिना ने मेंशन किया ना कि कुछ लोग पागलपन की हद तक चले जाते हैं। मुझे महसूस हुआ कि मेरा नाम अभी आप उस हद तक नहीं गए हैं, इसलिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। तो लेकिन एक जुनून है, एक मजा है इस चीज में। वंस यू आर इन देयर तो फिर ही आप बता सकते हैं कि ये सूरत हाल बनती है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि पाकिस्तान में और दूसरे मुल्क में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि आप पाकिस्तान को लेके चलते हैं। और एक दफा हमारे एम्बेसडर साहब थे कोरिया में, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जमाल आप यहाँ पे एम्बेसडर हो, मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने जब मुझे एम्बेसडर अवार्ड दिया तो उस वक्त उन्होंने ये अल्फाज बोले, तो उस वक्त से एक अजीब सी ना आप में वो आती है, फीलिंग आती है, एनर्जी आती है। और लोग कहते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं आप पागल हो, ऐसे कैसे, यानी कि इतना लंबा काम 300-400 घंटे महीने का मैं काम करता हूँ, उसके साथ मैं कंपटीशन फाइट करता हूँ। फिर मैं जब मैं चैम्पियन बना हूँ उस वक्त मैंने महीने में तकरीबन 4500 आवर्स यानी कि 450 घंटे मैंने काम भी किया और मैं चैम्पियन भी बना हूँ। तो ये चीज़ें कोरियन के लिए बड़ी मैटर करती हैं। हमारे लिए इतनी मैटर बेशक ना करती हूँ, लेकिन कोरियन के लिए बड़ी मैटर करती हैं कि इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद आप चैंपियन बन रहे हैं। क्योंकि कोरिया में आप सेकंड थर्ड नंबर आपके लिए मैटर नहीं करता। अगर आप पहले नंबर पे नहीं है, इट्स डन कि आपने। और आप बता रहे थे अपनी जर्नी कि आप खुद 65 किलोग्राम आपका वजन था। जी। और नाउ लुक एट यू, मैं अभी 105 kgs में हूँ। राइट, और फुली मेंटेन्ड माशाल्लाह। हम ये जरूर कह रहे थे कि ये आपके वर्कआउट का नतीजा है जो आप कर रहे हैं, जो आपकी ट्रेनिंग है, इसके साथ साथ जो आप फराहम करें। अच्छा, ये जो बतौर ओलंपिया ट्रेनिंग कोच आप क्या फिर एथलीट्स को दूसरे कोचेस से मुख्तलिफ कोचिंग देते हैं जिसकी वजह से आपकी तरफ वो आए? आई थिंक कि मेरा वर्कआउट, मैं जब किसी से सीखता हूं तो मैं समझता हूं कि वो सबसे बेस्ट है, और जब कोई मेरे से सीखता है तो मैं समझता हूं मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो ये मेरे में एक आदत है शुरू से कि जब मेरे से कोई सीखता है, आई थिंक कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, तभी मैं उसको बेस्ट दे सकता हूं। तो मेरे से सीखने का ये है कि मैं कस्टमाइज वर्कआउट बनाता हूँ। अच्छा। ऐसे आप ऐसा बैठे में जैसे आपको देखना है इसके हिसाब से बनाना है। और अगर कोई फिल्म स्टार हैं, उन्होंने रेड कारपेट पे कैसे चलना है, उनकी वॉकिंग बनानी है। फिर जो मेरे पास डॉक्टर, आई थिंक कि मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 30 स्टूडेंट्स मेरे डॉक्टर्स हैं। तो जब आप डॉक्टर्स को क्लासेस देते हैं तो उनसे आपको बहुत सीखने को मिलता है कि वो आपसे सवालात ऐसे करते हैं जिनका आपको जवाब ढूंढना पड़ता है कि यार मैं इसको कोरियन में कैसे जवाब दूं। तो सारा दिन 90% मेरी जो लैंग्वेज है वो सारा दिन में कोरियन है, तो इससे फिर खुद भी डेवलपमेंट का एक रास्ता खुल जाता है। मैं रनिंग का शौकीन हूँ, तो अगर आप कोरियन में मुझे कोई गाइडेंस देना चाहेंगे तो किस तरह से देंगे? समझ नहीं आएगी आपको। मैं वैसे कोशिश करूँगा। 일단은 कल्चर आपको पता है? 첫째는 해야 될 거는 스트레칭 많이 하셔야 될 것 같고, 두 번째는 스쿼트 많이 하셔야 될 것 같고, 세 번째는 걸음걸이 내가 한번 봐야 어떻게 내가 가르칠 수 있는 건지
स्ट्रेचिंग के अलावा कुछ समझ नहीं आया। स्ट्रेचिंग करनी है, स्क्वाट्स करनी है, बस और कुछ नहीं। अच्छा जी अब जिस तरह से अब आपने कहा कि लैंग्वेज बैरियर को भी आपने अबूर करके, और ये डेफिनेटली आपकी बहुत लंबी और बहुत अच्छी जर्नी है जो आपने हमारे साथ, कोई भी सफ़र आसान नहीं होता किसी भी अचीवमेंट के लिए। हमें ये बताएं कि जो न्यूट्रिशन और डाइट प्रोग्रामिंग है उसके अंदर आम गलती मेजर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, या आप जिस तरह से आप तो डिफरेंट लोगों को गाइड करते हैं, क्या मेजर गलती आपको नज़र आ रही होती है अकॉर्डिंग टू, अगर हम पाकिस्तानी क्लाइंट्स की आपके बात करें, क्योंकि कोरियंस का तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, तो आपको क्या लगता है जो गलती मेजरली यहाँ पर की जा रही है? टाइम टेबल। ओके, टाइम टेबल का जो खाने का टाइम टेबल है, क्योंकि हमारा सोने का जो एक सिस्टम है पाकिस्तानी एक सिस्टम, वो इतना लेट है कि सुबह लेट उठते हैं हम, तो उसमें जब आप नाश्ता देर से करते हैं तो सारा दिन की रूटीन आपकी ख़राब है। और जो सब फर्स्ट मील जो आप मुंह में डालते हैं, अगर वो दही है तो आपको सारा दिन एक लाइट फीलिंग आएगी। अगर वो सुबह सुबह आपने चाय पी है, आप सारा दिन चाय को ही ढूंढेंगे। अगर आपने कोई खट्टी चीज़ चाय खड़ी, क्योंकि जो आपकी जो टंग है वो जो सबसे पहले सुबह जो आपको फील करते हैं वो सारा उसी को लेके चलती है। तो जो मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको खाना लेना चाहिए लाइक अ मेडिसिन, 3 टाइम के साथ, क्योंकि टाइमिंग जब आपकी खराब होती है पूरा बैलेंस आपका खराब होता है। जी, सुबह उठने के कितनी देर के बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए? डिपेंड्स कि आपकी जॉब क्या है। अच्छा, अगर आपकी जॉब है जैसे आप हैं, आपने सुबह सुबह उठना है, आपको सुबह 1 से 3 से 4 अंडे लेके घर से निकलना चाहिए। आपकी आंखें खुली होंगी हर काम के अंदर, लेकिन भूखी आती है आगे नाश्ता करती हूँ। जी और यानी कि और सबसे जो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर सुबह का नाश्ता आपका रात को तैयार है ना, तो सुबह आपको भूख लगेगी। अगर आपने अंडे उबाल के रात को रख लिए, या अगर अंडे आपने बास्केट में डाल के रख लिए कि मेरा सुबह का नाश्ता और ये मेरा सेब है और ये 5 खजूरें हैं और ये 4 बादाम है, आपको सुबह भूख लगेगी। मुझे सुन के भूख लग गई है, मुझे लगता है आज से फॉलो करना पड़ेगा ये प्लान। क्योंकि जब तक आपका एक डिसिप्लिन खुद के, क्योंकि आपका डिसिप्लिन बनता है आपकी रूटीन के मुताबिक। कोई भी ट्रेनर आपको, मैं आपको जितनी मर्जी एडवाइस दे दूं, आपके लिए यूजलेस है, इसलिए कि आपकी लाइफस्टाइल और आपका सोच और आपका खाने पीने का तरीका, और सिर्फ एक एडवाइस मिल सकती है, लेकिन आपको वो चले फिर एक एडवाइस ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक जनरल पब्लिक के लिए हमारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं, हमारे जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, उनके लिए एक एडवाइस दे दें कि किस तरह से खुद को मेंटेन करें। आपने ब्रेकफास्ट के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये जो मसल मास जो है रिटेन करना, इसके लिए क्या कुछ किया जाए? एक चीज को पकड़ें बस। अगर आपने आज एक चीज को ठीक करना है ना, आप एक चीज़ को ठीक करें। अगर फर्स्ट करें बॉडी बिल्डर, अगर फिटनेस में आप लेके जाते हैं, अगर आपका चेस्ट का दिन है, आपने चेस्ट का वर्कआउट करना है, तो आप अपर सेंटर लोअर इनसाइड की इकट्ठी करेंगे, आप मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि आप 3 सेट का 15 रैप करते हैं जो कि नॉर्मली किया जाता है। अभी वो स्टार्ट हुई है गेम, आपने दूसरा गेम शुरू कर दिया है, तो उससे जो आपकी पहली फीलिंग है वो डेड हो गई, ठीक हो गया। आपने अगर फर्ज करें सेंटर चेस्ट की करना, आज आप 10 सेट 15 रैप सेंटर के लगाएं सिर्फ इन द बिगिनिंग। जब आपको समझ लगना हो जाए कि यार ये थोड़ा सा मुझे अब समझ लग रही है, उसके बाद आप मशीनों को हाथ लगाना शुरू करें। जब तक 100 पुशअप 100 स्क्वाट्स आप विदाउट मशीन के नहीं लगा सकते। मशीन को हाथ लगाना ऐसी है जैसे आप कोई, वो क्या कहते हैं उर्दू में, उसको क्या कहेंगे आप, कि आप मजदूरी कर रहे हैं। तो फायदा आपको कोई नहीं, फायदा कोई नहीं, फायदा होता है ना करने से बेटर है, बट ये नहीं कि आप लगेंगे, जब तक आप गुड लुकिंग नहीं लगेंगे आप हेल्दी नहीं है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए की बात है। थैंक यू सो मच धमाल, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। वही सब फिटनेस फ्रीक्स जो हैं और जितने जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके लिए उन्होंने खास पैगाम दिया, वो आप लोगों ने हाँ वो आपने सुन लिया होगा। तो अपनी रूटीन को, अपने टाइम टेबल को सेट करें, अपनी डाइट को उसके अकॉर्डिंग सेट करें, तो तभी आप फिट भी रह सकते हैं और खूबसूरत भी नजर आ सकते हैं। हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आगाज में हमने शब बारात का जिक्र किया था, तो आज रात माह शाबान की 15वीं रात है, जिसको आमतौर पर शब बारात यानी बरी होने की रात भी कहा जाता है। इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से क़तअ ताल्लुक़ करते हैं और जहन्नुम से निजात पाते हैं। इस रात अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया जाता है, इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। शब बारात की फजीलत, अहमियत और इबादत पर हमने बात करनी है और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, हमारे इस्लामी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले रोशनी डालिएगा वाक़या शब बारात पर। शब बारात जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 17 सहाबा से मरवी अहादीस हैं
جن میں اس رات کا ذکر ہے، یعنی جو شعبان کی 15ویں رات ہے. کچھ لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں تو برات کے نام سے حدیثوں میں ڈھونڈتے ہیں. حدیث پاک میں برات کا لفظ نہیں ہے، وہ ماخوذ ہے ایک حدیث سے کہ گناہوں سے بری ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے براعت کا لفظ آ گیا. یہ بارات بھی نہیں ہے، کئی لوگ اس کو شب بارات کہہ دیتے ہیں، تو یہ براعت ہے. اب لیکن جو حدیث میں اگر آپ تلاش کریں، میں حدیث کے طلباء کے لیے کہتا ہوں یا بہت سارے اور لوگ جو گوگل یا اس طرح کے کوئی اور ایپس کو یوز کرتے ہیں، تو وہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، نصف شعبان کی رات، اگر یہ سرچ کریں گے تو ان کو کم از کم 17 صحابہ سے مروی احادیث مل جائیں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے فضائل کا بیان کیا. آقا علیہ السلام نے لوگوں کے بری ہونے کا بیان کیا، لوگوں کے گناہوں کے معافی کا بیان کیا. آقا نے فرمایا سوائے مشرک اور مشاحن، دل میں جو غصہ رکھتا ہے، کسی کے خلاف حسد بغض رکھتا ہے، اس کے علاوہ آقا نے فرمایا کینہ رکھنے والا شخص، اس کے علاوہ فرمایا ہر شخص کی معافی کر دی جاتی ہے اس رات کو. تو چونکہ لوگوں کے گناہوں سے لوگوں کو بری کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. تو یہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات یقیناً ان راتوں میں سے جنہیں رب ذوالجلال نے فضیلت عطا فرمائی. ہفتہ وار اگر ہم دیکھیں تو جمعہ کی رات کو فضیلت ہے، سالانہ دیکھیں تو اس میں شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، لیلۃ العیدین ہے، عیدوں کی راتیں. تو یہ ان چند راتوں میں سے ایک رات ہے جو آج رب ذوالجلال نے ہمیں نصیب کی ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی لینی ہے تو یہ رات ہمارے لیے ایک موقع ہے. آج بہت اچھا موقع ہے. اچھا پروفیسر صاحب، شب بارات کے حوالے سے بھی کچھ کیا خاص عبادات ہیں جن کا پیٹرن فالو کرنا چاہیے؟ ہاں نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسنون تو نبی علیہ السلام سے ایسا جو نوافل کی مخصوص حیت بعض لوگ بیان کرتے ہیں، وہ کچھ اولیاء صلحاء سے ہے، ناجائز نہیں ہے، درست ہے، مگر اس کو سنت سمجھ کے نہ کریں کہ یہ آقا علیہ السلام سے ہے، ایسے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس رات کی مغفرت کا بیان کیا. اب توبہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ تو ہر ایک نے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کیسے اللہ کو منائیں، کس طریقے سے منائیں. کسی نے کہا یہ سورہ اتنی مرتبہ پڑھے فاتحہ کے بعد، کسی نے کہا فاتحہ کو اتنی بار پڑھ لیں. اپنے اپنے یہ تجربات ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے. درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی، اور تمام وہ دعائیں جن میں مغفرت کا بیان ہے. اللہ رب العزت کی حضور سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اس طرح حضور علیہ السلام سے مروی ہیں کوئی اور انبیاء کی دعائیں جن میں مغفرت کا بیان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان اذکار کو کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر روئیں، التجائیں کریں، معافی مانگیں. مخصوص حیت کوئی نہیں ہے. کوئی انسان لیکن اگر کوئی انسان اس میں وہ پڑھنا چاہے، جو کیا کہتے ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہے، یقیناً اچھی بات ہے. کوئی اور صلاۃ پڑھنا چاہے نفلاً، مسنون سمجھ کے نہیں، نفلی طور پر، تو وہ ساری چیزیں درست ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، جی آپ بتائیے. پروفیسر صاحب، آج کی رات کے حوالے سے جس طرح آپ نے آغاز میں ذکر کیا کہ برات کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا حدیث میں، شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت کے حوالے سے بات آپ کو ملے گی. بہت سارے لوگ اس کو بھی بہت زیادہ کنٹروورشل کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں اب، اور اس طرف بھی جو لوگ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ یہ بدعت کر رہے ہیں اور اس چیز کا کہیں ذکر نہیں ہے اور آپ کو اس طرح اس رات کو عبادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ویسے تو ڈیفینیٹلی ہم ہر رات تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور پورا دن بھی جو مسلمان دل سے جو دعا کرنا چاہے. تو خصوصی طور پر جب اس طرح کی کوئی جیسے آج کی رات ہے، فضیلت والی رات ہے جس کا آپ نے کہا کہ ذکر ہے بھی، تو اس پر عبادات کرنا اور پھر اس طرح کے لوگوں کا بیچ میں آپ کی بات کو جلدی سے کاٹ رہا ہوں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. میں نے جو بات کی لفظ برات کی بات، جی ہاں بالکل، کہ وہ جو بری من النار کے الفاظ تو موجود ہے حدیث میں، اس سے برات کا لفظ بھی درست ہے، لیکن 17 صحابہ سے ایک حدیث مروی ہے. آپ اندازہ کریں، حدیث پاک اگر ایک ہی صحابی ہو، نیچے سند چلتی ہے نا، حضور علیہ السلام کے اتنے زیادہ صحابہ سے مروی احادیث ہیں. پھر محدثین نے، آپ امام ابن ماجہ کے پاس آئیں، انہوں نے باقاعدہ اس طرح کے کئی انہوں نے اپنی کتب میں ابواب قائم کیے ہیں. باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان کی فضیلت میں آنے والی روایات پر محدثین ابواب قائم کر
کر رہے ہیں. کسی محدث کا اپنی کتاب میں باب قائم کرنا اس چیز کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ جو آج آپ نے بات کی نا, بعض لوگ یہ تھوڑے علم کے ساتھ زیادہ شور مچانے والے لوگ ہیں اور ان کو ایک بات پتا چلی ہے کہ کسی بھی کنٹروورسی میں آ جائیں تو ہائی لائٹ ہو جائیں گے. یہ جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی بہت ساری اچھی باتیں ہیں, یقیناً بہت اچھی باتیں ہیں, جو خرابیاں اس کے ساتھ آ گئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہائی لائٹ ہونے کے لیے جان بوجھ کر کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں تاکہ اس کنٹروورسی کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں آ جائیں. تو خدا را ایسا نہ کریں. یہ ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات کو رب ذوالجلال آسمان دنیا پر آتا ہے. جب لیلۃ النصف من شعبان آتی ہے تو اللہ رات کے پہلے حصے میں آسمان دنیا پر آ کے آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا, میں اسے معاف کر دوں. ہے کوئی مجھ سے وہ سوال جو پچھلی رات کے پیر میں ہوتا تھا وہ رات کے شروع میں رب ذوالجلال آواز لگانا شروع کر دیتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ رات بہت بڑی فضیلت والی ہے. اس کی راتوں کو قیام کرنا اور اس کے دن میں روزہ رکھنا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. بالکل. تو پروفیسر صاحب, جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, گناہوں کی معافی کی طلبی کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, وہ تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے حقوق العباد کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں دوسروں کو میسیجز بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پھر ہمیں معاف کر دیجیے گا. سوشل ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. آج شام سے ہی وہ میسیجز آنے, اچھا ٹرینڈ نہیں ہے یہ اچھا ٹرینڈ تو ہے, لیکن اس میں ریئلائزیشن ہونا بھی تو ضروری ہے. وربلی آپ مطلب جتنا مرضی کہہ لیں, اس میں آپ احساس تو آپ کو, یا ایک فارورڈ میسج کو آپ 100 لوگوں کو ایک ساتھ فارورڈ کر دیں. زبان سے کہہ دیتا ہے آپ ضرور اس کے دل کو چیر کے دیکھیں گے کہ دل سے کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. کہنے دیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز تو پہلے ہی دل نہ دکھائیں نا ایسے لوگ. نہیں, کوئی معافی مانگے تو آپ یہ کہہ کے تو اس کو اور دل خفا کر دیں گے. اچھا یہ چلیں میسج نہ صحیح, ویسے میں آپ سے یا آپ مجھ سے کہیں کہ جی میں کوئی غلط بات ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں, تو آپ اگر اس سے آگے کہیں کہ پھر پہلے ایسے کام کرتے یہ نہیں مناسب. اگر معافی والے میسیجز مجھے تو پسند آئے ہیں, مجھے جو بھی ہے میں نے اس کو ہارٹ کے نشان دیا اور دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. ہنا کا جو پوائنٹ ہے وہ انٹینشن کا ہے. آپ کو اعمال کا دار و مدار جو میسج بھیجنے والے بندے کی انٹینشن, اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنا ایک عمل کر رہا ہوں اور اس میں میری جو گناہوں کی معافی ہو جانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے غلطی ہے اس کی تصحیح بدگمانی کرتے ہیں ایسے لوگ. مجھے جتنے لوگوں نے میسج کیا میں سب کے سامنے کہتا ہوں, میں اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو وہ مجھے معاف کریں, اگر ان سے غلطی ہوئی تو میں ان کو معاف کرتا ہوں. دل چیر کے ہم دیکھنے والے نہیں ہیں. اگر ایک اچھا ٹرینڈ ہے دیکھیں اسے پروان چڑھنا چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے. میسج کر کے بھی معافی مانگنا کوئی بڑی چھوٹی بات ہے. معافی مانگنا ہی مشکل ہو چکا ہے. سوری لفظ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑے نا, سوری لفظ بولنا مشکل ہو رہا ہے. اگر اس رات کی برکت سے لوگوں کو سوری کہنے کا کوئی جذبہ مل رہا ہے, کوئی ایک راستہ مل رہا ہے سوری کہنے کا, تو لیٹ دیم ڈو دیٹ. اچھا ہی ہے, اچھی بات ہے. یہ آپ چلیں درست کریں. آپ کے پاس جتنے میسیجز آئے ہوئے ہیں وہ سارے فارورڈ کر دیں. میں واقعی معافی مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب, جس طرح سے آج کی رات کی اہمیت اور فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں, پھر جس طرح ہم نے حقوق العباد کو بھی ڈسکس کر لیا کہ وہ بھی معنی رکھتے ہیں, خاص طور پر جو اب کا ٹائم ہے, جو آج کل کا دور ہے, جس میں ہم ایک لحاظ سے بہت قریب بھی اپنے دین کے اور کہیں کہیں ہم بہت دوری بھی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آج کے ٹائم میں جس طرح سے یہ ضروری ہے کہ ایسی راتوں کے بارے میں یا ایسے دنوں کے بارے میں گفتگو بھی کی جائے تاکہ جس حد تک معلومات ہماری جو اگلی جنریشن ہے اس تک پہنچے اور انہیں بھی پتہ چلے کہ یہ جو ہم چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک طرح سے, تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی معافی کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے نا, ہم غافل ہیں. اگر کوئی ایسا موقع ملتا ہے جس میں دروازہ کھٹکھٹانے کا کوئی ایک راستہ نکلتا ہے, ایک توجہ دلائی جا رہی ہے, تو یہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور ڈسکشن میں اگر کوئی انسان نیک نیتی سے اس کی شرعی حیثیت کے باب میں نیک نیتی سے بات کر رہا ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیں کہ وہ نیک نیتی سے ایک سوال اٹھا رہا ہے تاکہ جواب ملے اور وہ سیکھ سکے اور وہ اس طرف آ سکے. ایک بات ضرور ہے کہ اس میں جو پٹاخے بجانے والا, یہ میں آنے والی چیز پہ جو شرلیاں چھوڑنے والا کام ہے, وہ منانے والوں کی زیادتی ہے, افراط ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے سمجھ نہیں کہ یہ کہاں سے نکلا, لیکن ہے یہ پتہ نہیں نیشن وائڈ ہی ہے, یہ بہت زیادہ ہے. اور ابھی شام سے آپ نے کہہ دیا. اچھا آپ دیکھیں, یہ غلط ہے. اچھا آپ دیکھیں, میں ہری پور ہزارہ سے تعلق رکھتا ہوں, آپ کا شہر سارے ڈیفرنٹ ہیں, لیکن یہ ایک ایسا نیشن وائڈ پھیلی بیماری ہے کہ وہ پٹاخے بجانا پوری, یہ رواج دیا کس نے, پتہ نہیں. شاید جو
हम जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो उस वक्त कोई ऐसा कल्चर डेवलप आ गया हमारे यहाँ, दूसरी हिंदू कौम के साथ रहते हुए वो इस वजह से करते होंगे, उनका एक त्योहार जैसा है। शायद वैसे, लेकिन ऐसा रिवाज पड़ा है हर तरफ फैल गया। तो अब इसको, अब ये देखें कि अब इस तरफ हम अच्छी चीज की तरफ तो राग़िब नहीं होते, इस तरफ हम बड़े आराम से चले जाते हैं। बेहतरी आई है, बेहतरी ये है कि मैं देखता हूँ कि अब बहरहाल बहुत सारे लोग सिर्फ बच्चे कर रहे होते हैं, बड़ों को मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं देखा, बच्चे कर रहे हैं। अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, मैंने देखा हुकूमत जो करना चाहे कर सकती है। ये मुझे एक नई चीज मैंने हुकूमत जो करना चाहे कर सकती है, जो नहीं हो रहा वो इस वजह से नहीं हो रहा कि हुकूमत करना नहीं चाह रही। अच्छा, एक छोटा सा पैगाम, हुकूमत इसको अगर थोड़ी सी सख्ती कर दे तो ये पटाखे बंद हो सकते हैं। बिल्कुल। और बच्चों को क्या पैगाम देंगे? बच्चों को ये पैगाम देते हैं कि बच्चे आप लोग पाक हैं, साफ हैं, आपके दिल पाकीज़ा हैं। अगर आप मस्जिद में हम बड़ों के साथ बैठ जाएं, हम तो गुनाहों से लुथड़े हुए हैं, हमारी उम्रें ज़्यादा हो गई, दिल मैले हो गए। अगर छोटे छोटे बच्चे अगर मस्जिद में आ जाए माँ बाप के साथ, और जब मस्जिद में दुआएं हों तो वो बच्चे भी हाथ उठा के आमीन करें, तो ये बच्चों का हम पर एहसान होगा। शायद अल्लाह इनके मासूम हाथों के सदके हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। शब बारात यानी शाबान की जो 15वीं शब है जो आज है, उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी सैरासिल गुफ्तगू रही हमारी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। है ना, पूरा शो गुजर गया, तकरीबन इख्तिताम है, हमने क्रिकेट की बात नहीं की। क्रिकेट की बात कर लें? जरूर करें, अब तो करनी बनती है। इस बार अवॉइड ही कर दो, और जो सामने से जो हमसाया मुल्क से चीखें आ रही है ना, वो थोड़ी और बढ़ जाए। लेकिन इस वक्त क्रिकेट पर बात करना भी बहुत जरूरी है। क्रिकेट की बात करें तो ICC जो T20 वर्ल्ड कप है, उसमें शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से श्रीलंका पहुंच गई। जनाब, ग्रुप ए में मौजूद पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज 7 फरवरी से नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी, जबकि जो उसका दूसरा मुकाबला है, जो दूसरा इम्तिहान है, वो 10 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ होगा। वैसे अमेरिका के खिलाफ मैच जीतना चाहिए, हमें अब तो जीतना ही चाहिए, से लेना चाहिए। मतलब हम पहले जिस टीम को भी लाइट लेते हैं ना, उसके बाद फिर उसी से हम हार जाते हैं, और फिर जितना दिल हमारा टूटता है क्रिकेट से आग लगा देती है। आग से बचाए जनाब। और जो अगली बात मैं करने लगी हूँ वो ये कि हम मैच नहीं खेल रहे हैं भारत के खिलाफ, और अली वही मैच जो जिसके लिए उनकी सारी नजरें थी। पूरे वर्ल्ड कप से जो रेवेन्यू जनरेट होना होता है वो अलग होता है, भारत और पाकिस्तान का जो टाकरा होता है उसका रेवेन्यू अलग होता है। एक तो दिल टूटने की तकलीफ उन्हें बहुत ज्यादा होगी, और दूसरा ये जो पैसे भी नहीं आएंगे, ये ज्यादा मसला है। नुकसान हमें भी होगा अली, लेकिन वो हमारा जो है ना नुकसान उससे फिर भी कम है जितना उनका बड़ा नुकसान। मैं जानबूझ के पूछता हूं कि कौन सा मैच, क्योंकि अब हर किसी को पता है कि कौन सा मैच। तो जनाब, हुकूमत पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, खास तौर पर इंडियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि सिर्फ बातें हो रही हैं और कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। जब हमने डिसीजन पेंडिंग किया उस एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद, जो कि चेयरमैन PCB की हुई वजीर आजम साहब के साथ, उसके बाद कहा गया कि जुम्मे को या फिर पीर को बताया जाएगा कि क्या हल करना है इस मसले का। तो उस वक्त तक चीखें वहां से, जिस तरह आपने कहा, वो सुनाई दे रही थी, और इतना कोई हमें यहाँ पे मजा आ रहा था कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब उन्होंने क्या करना है। खासतौर पर उनके मीडिया को भी कोई नहीं छेड़ सकता, ये जिन बन चुके हैं। लेकिन अब उन्हें मिला है टक्कर का बंदा, जो मोहसिन नकवी साहब मिले हैं। हम खामोशी से चलते रहे हैं। हमने नजम सिटी के जमाने में बहुत ही आराम से इनसे गुफ्तगू की, कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए, बातें हो जाए। इनकी बहुत सारी बातें हमने जो नाजायज भी थी वो भी मानी, लेकिन अब नहीं। अब मोहसिन नकवी के जमाने में तो एक चीज अच्छी है कि हम जरा सर फखर से बुलंद करके बात कर सकते हैं कि जनाब एटलीस्ट अपने डिसीजंस पर हम डट के खड़े हुए हैं। और खास तौर पे जिस तरह इसकी बात करें तो कुछ मैचेस होते हैं जो पूरे टूर्नामेंट से बड़े मैचेस होते हैं, और T20 वर्ल्ड कप में खसूसी तौर पर पाक भारत मैच जो होता है वो सिर्फ एक मैच नहीं होता, बल्कि एक इंपॉर्टेंट मैच होता है, इंतहाई अहम टाकरा होता है, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान और भारत के मुकाबले से जो होने वाला रेवेन्यू जनरेशन है वो होती है। असल तो प्रॉब्लम यही है ना कि रेवेन्यू का मसला है, लेकिन रेवेन्यू के मसले पर जो ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये जो मैच है वो सोने का अंडा होती है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है बल्कि। तो भारतीय मीडिया के मुताबिक मैच ना होने का जो नुकसान है, सबसे पहले मैच के हकूक रखने वालों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस हम भी अभी भी जो है तबसरा हो रहा है, एक ऐलान हुकूमत की जानिब से आया है, लेकिन अभी मजीद कोई भी हुकूमत की जानिब से बयान नहीं, क्लैरिटी नहीं है कि अगले मैचेस में क्या होना है। तो देखते हैं कि क्या फैसला किया जाता है जनाब, और इसके ऊपर हम कल तफसीली बात भी करेंगे। अभी हम आपसे चाहेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।